फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ रहे हैं फिजिक्स में। कौन कौन सी? बेस एंड डिराइव्ड वाली। बेस एंड डिराइव्ड में से बेस के हिसाब से क्या? टेम्परेचर पढ़ा है हमने, और डिराइव्ड के हिसाब से क्या पढ़ा है? हीट पढ़ी है हमने। और हीट के हमने कितने फार्मूले पढ़े हैं? 2, बल्कि 2 तो नहीं पढ़े, 3 पढ़े हैं हमने। कितने फार्मूले पढ़े जी? 3। एक फार्मूला कौन सा पढ़ा जी? एक हम बोलते थे क्या? हीट कैपेसिटी। और फिर एक होता था क्या? लेटेंट हीट। मुझे बताइए, हीट कैपेसिटी में क्या फॉर्मूला पढ़ा आपने? हीट एनर्जी इज इक्वल टू क्या? mc डेल्टा टी। और लेटेंट हीट में क्या फॉर्मूला पढ़ा आपने? या तो 2 पढ़े हैं, m इंटू एल एफ, या फिर क्या जनाब साहब? m इंटू एल बी। यहां तक किसी को मसला है भाई? मुझे बताएं, इन तमाम फॉर्मूलों का जो सब्जेक्ट है वो क्या चीज है? हीट एनर्जी। इन तमाम फॉर्मूलों में जो पहला फैक्टर इन्वॉल्व है वो कौन है? m फॉर मास। फिर अगर आपने टेम्परेचर चेंज करना है तो कौन सा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है? C वाला। कौन सा वाला? इसका नाम क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उसका नाम। और अगर आपने स्टेट चेंज करनी है तो कौन सा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है? दैट इज LF वाला। कौन वाला जी? LF वाला। यहाँ पे किसी को मसला है? अच्छा, इसके बाद अगर आप, वैसे तो L है, लेकिन आप मेल्ट करना है या फ्यूज करना है तो कौन सा वाला है? तो LF वाला है। और अगर बॉयल करना है या वेपराइज करना है तो कौन सा वाला है? तो LV वाला है। क्या इसमें किसी को परेशानी? एनीवन? ओके। तो अगर मैंने अभी आपको आगे फिजिक्स पढ़ानी है तो मैं आपको फिजिक्स में क्या समझाना स्टार्ट करूंगा? मैं आपको जो ये कॉन्स्टेंट्स लिखे हुए हैं, कौन कौन से वाले, इसका आपने नाम क्या रखा हुआ है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, या ये समझाना स्टार्ट कर दूंगा? इसका नाम क्या रखा हुआ है? स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। या ये पढ़ाऊंगा? या ये क्या लिखा हुआ है? स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इनके बारे में, इनके नामों की थोड़ी सी डिटेल सुनाने की कोशिश करूंगा। मुझे प्लीज कॉपी दिखाइए, आपकी फिजिक्स में आखिरी लाइन क्या लिखी हुई है। आपने फिजिक्स में 2 कॉलम्स बनाए हुए थे, एक तरफ हीट कैपेसिटी वाला, एक तरफ लेटेंट हीट वाला। हीट कैपेसिटी में भी आपने एक एंड पे फॉर्मूला निकाला हुआ है mc डेल्टा टी, और लेटेंट हीट की तरफ भी आपने एंड पे फॉर्मूला निकाला हुआ है। एक नहीं, 2 फॉर्मूले निकाले हुए हैं, MLF और MLB वाले। यहाँ से आगे अगर मुझे कुछ पढ़ाना है तो आई थिंक क्या बनता है टॉपिक, अभी इन कॉन्स्टेंट्स के बारे में थोड़ी सी बात बता दी जाए। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ, मैं अभी इन कॉन्स्टेंट्स के बारे में कुछ बात बताऊंगा, या केमिस्ट्री का टॉपिक देखते हैं मीनवाइल हमारा क्या चल रहा था। केमिस्ट्री में क्या पढ़ाया जाता है? व्हाट इज केमिस्ट्री? इनके कुछ लेवल्स पढ़ें। इनके लेवल्स पढ़ने से क्या चैप्टर डेवलप होता है? कि अरेंजमेंट टाइटली पैक्ड है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, मूवमेंट जस्ट वाइब्रेशन है। क्या मतलब है इस टॉपिक का? सॉलिड स्टेट की बात करेंगे। अगर अरेंजमेंट लूजली पैक्ड है और फोर्सेस मीडियम है और मूवमेंट वन जगह से दूसरी जगह तक विद इन द लिक्विड है, तो कौन सी स्टेट की बात होगी? तो इसका मतलब है यहाँ से हमने पार्टिकल्स की अरेंजमेंट या मूवमेंट या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को देखकर क्या टॉपिक डेवलप किया हुआ है? फिजिकल, या सिंपल क्या बोलते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर। क्या बोलते हैं? स्टेट्स ऑफ मैटर का टॉपिक डेवलप हुआ है। और उस स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर हम क्या कर रहे हैं? हम आई थिंक चेंज ऑफ द स्टेट पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? चेंज ऑफ स्टेट अपॉन क्या? अपॉन हीटिंग। हीट एनर्जी देने से पहले बनेगा टेम्परेचर इंक्रीज, फिर क्या होगा? फिर उसके अंदर होगी मेल्टिंग सेटिंग। चेंज ऑफ स्टेट में हमने कौन कौन सी स्टेट पढ़ रही है? कौन कौन सी चेंज ऑफ स्टेट पढ़ ली है? आज मैंने आपको मेल्टिंग पढ़ा दिया है और बॉइलिंग भी पढ़ा दिया है। मुझे लगता है कि मैं मेल्टिंग और बॉइलिंग शीट दिखाएं, नोट शीट। मेल्टिंग और बॉइलिंग की एक्सप्लेनेशन भी दे चुका हूं और बॉइलिंग की एक्सप्लेनेशन भी दे चुका हूं। इस बात में अगर किसी को प्रॉब्लम है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए, एनीवन। तो ये 2 चीजों को हम पैरेलल चलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक कंबाइंड हमने टॉपिक डेवलप किया हुआ है
एक तरफ उसी बात की फिजिक्स चल रही होती है, दूसरी तरफ उसी कॉन्सेप्ट की केमिस्ट्री चल रही होती है। यहाँ तक अगर किसी को मसला है तो प्लीज हाथ खड़ा करें। अभी मैंने सोचना है कि मैं पहले नोट्स को पहले क्या चीज खत्म करूं क्या ना करूं। मैंने डिसाइड किया है कि मैं जो आपकी नोट्स वाली शीट है, इस शीट के ऊपर जितनी इंफॉर्मेशन है मैं पहले इस हिसाब से बात को खत्म करने की कोशिश करूंगा। लेकिन यहाँ पे मैं अपने नोट्स निकाल लेता हूँ। जरा अपनी इस शीट के ऊपर जाएं, नोट्स वाली शीट के ऊपर जाएं। प्लीज बताइए इसके पहले पहले पेज पर क्या लिखा हुआ है। पहले पेज पर ये बातें चल रही हैं कि पार्टिकल्स की अरेंजमेंट, मोशन और फोर्सेस कैसी कैसी होगी, तो कौन कौन सी स्टेट होगी, इसमें किसी को कौन कौन। दूसरे पेज पे जाके देखें क्या चल रहा है। सर वहां पे चेंज ऑफ स्टेट चल रहा है। क्या चल रहा है जी? चेंज ऑफ स्टेट में किसकी ज्यादा डिटेल पढ़ाई गई है वहां पे? मेल्टिंग समझाया जा रहा है। तो मेल्टिंग में क्या होता है, क्या होता है मेल्टिंग में? यानी दो स्टेजेस हमने पढ़ाई हैं, कौन कौन सी? पहले क्या होता है, केमिस्ट्री के हिसाब से बताएं, जब आप सब्सटेंस को हीट करते हैं तो उसके पार्टिकल्स उस एनर्जी को जब अब्सॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर, तो उनके अपने पार्टिकल्स को क्या होता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी मतलब एवरेज स्पीड ज्यादा हो जाती है। दिस इज केमिस्ट्री, जिसकी वजह से हमें उसका फिजिक्स क्या नजर आता है, टेम्परेचर का राइज नजर आता है। और जिसके ऊपर हम फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, इस सिचुएशन पे हम फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, हीट एनर्जी इज इक्वल टू mc डेल्टा टी वाला। किसी मसले इस बात से, ये टेम्परेचर हाई होते होते कहां तक हाई हो जाता है, अपने मेल्टिंग पॉइंट तक चला जाता है। वहां पर जाकर क्या होता है, वहां पर जाकर उसकी क्या बोलते हैं, अगर हम केमिस्ट्री सुनाएंगे तो पार्टिकल्स के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होने लगती है, ओवरकम, मतलब वाइब्रेशन इतनी तेज हो जाती हैं, तब वो क्या करती हैं, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करती हैं, और जिसके नतीजे में हमें केमिस्ट्री में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम होती है, फिजिक्स में क्या नजर आता है, स्टेट चेंज होती हुई नजर आती है। उसके ऊपर हम फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करते हैं, हीट एनर्जी इज इक्वल टू m into LF वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। और हाँ, एट दिस स्टेज क्या नहीं हो रहा होता, एट दिस स्टेज टेम्परेचर चेंज क्यों नहीं हो रहा होता, बिकॉज सारे की सारी हीट कहाँ इन्वॉल्व होती है, वो या तो स्टेट चेंज करने में, फिजिकली स्टेट चेंज करने में, और केमिकली बॉन्ड्स को तोड़ने में, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में इन्वॉल्व होगी। और हाँ, वंस सारे का सारा सॉलिड लिक्विड हो जाए तो दोबारा क्या होता है, फिर आप अगले फिर क्या होता है, फिर उसका दोबारा टेम्परेचर राइज होगा। उसका टेम्परेचर राइज होकर कहां तक जाएगा, जैसे जब आप किसी लिक्विड के वो लिक्विड बन जाएगा, अब जब आप उसको हीट करेंगे तो दोबारा दो स्टेजेस होंगी, क्या पार्टिकल्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज स्पीड ज्यादा होगी, मतलब उनका टेम्परेचर, और फॉर्मूला कौन सा लगेगा, mc डेल्टा टी वाला फॉर्मूला लगेगा। फिर टेम्परेचर ज्यादा होता है तो कहां चले जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट तक। कहां तक भी, बॉइलिंग पॉइंट पे चला जाएगा। और अगर टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट पे चला गया तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो सभी टेम्परेचर रुक जाएगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी मजीद ज्यादा, वो इतनी ज्यादा हो चुकी होगी, तब क्या होगा, अब हीट ने क्या करना है, पार्टिकल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बिल्कुल, पहले जस्ट क्या किया था, ओवरकम, अब क्या होगा, कंप्लीटली ब्रेक होगा, पार्टिकल्स को बिल्कुल फ्री कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा जी, जब पार्टिकल्स को बिल्कुल फ्री कर दिया जाएगा तो क्या सिचुएशन है, और मेरी बात सुनिए, अब क्या होगा, चेंज हो जाएगी। अब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, अब फॉर्मूला जो अप्लाई होगा वो क्या है, m इंटू एल वी वाला, कौन सा वाला, एल एफ वाला नहीं, m इंटू एल वी वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। यहाँ तक अगर किसी को परेशानी है प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। और हाँ, अगर स्टेट बिल्कुल पूरी चेंज हो गई तो अब क्या होगा, गैस अगर पूरी बन गई, मतलब पार्टिकल बिल्कुल लूज हो गए, बॉइलिंग कंप्लीट हो गई, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद दोबारा टेम्परेचर आएगी। देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। आज के लेक्चर में आज ने जो केमिस्ट्री की आपकी शीट है, उस शीट में उसने क्या कहा है, मेल्टिंग समझाने के बाद, बॉइलिंग समझाने के बाद, इस टॉपिक के ऊपर आज मैंने डिस्कशन करनी है, दैट इज हीटिंग कर्व। तो आप वापस अपनी शीट पे चले जाएं और वहां शीट पे देखिए,
व्हाट इज दिस हीटिंग कर्व? क्या होता है हीटिंग कर्व? बेसिकली एक ग्राफ होता है। क्या होता है इसका? टेम्परेचर वर्सेस टाइम का किस चीज का ग्राफ है? इट्स अ ग्राफ ऑफ टेम्परेचर वर्सेस क्या? वर्सेस टाइम पे काम कीजिए, अंडरलाइन कीजिए जरा। ग्राफ का लफ्ज, टेम्परेचर का लफ्ज और टाइम का लफ्ज। फॉर एन ऑब्जेक्ट दैट इज बीइंग हीटेड, अंडरलाइन द वर्ड हीटेड, हीटेड का लफ्ज। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को हीट कर रहे होंगे तो क्या हो रहा होगा? यू नो, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को हीट कर रहे होंगे तो उसके टेम्परेचर का टाइम के साथ एक ग्राफ बनाना है। उस ग्राफ को हम क्या कहते हैं? हीटिंग कर्व कहते हैं। तो यू नो, गौर से सुनिए क्या बात हो रही है। हीटिंग कर्व का मतलब क्या है? एन ऑब्जेक्ट इज बीइंग, आप मत लिखिएगा, आपने लिखा हुआ वहां पर, एन ऑब्जेक्ट इज बीइंग व्हाट? इट इज बीइंग हीटेड। तो क्या करूं? कर्व बनाए। कर्व मतलब क्या? ग्राफ बनाए ऑफ व्हाट? ऑफ टेम्परेचर वर्सेस क्या? टाइम। समझ इस बात से? अब वो ग्राफ बनता कैसे है? प्लीज चेक करिए। आपके पास एक टेबल बना हुआ है, टेबल थोड़ा खाली है, उसको भी हम भरेंगे। उससे पहले क्या बना हुआ है? ग्राफ बना हुआ है, उसको देखते हैं क्या समझ क्या नहीं। ये टेम्परेचर किस एक्सिस पर लगाऊं? वाई पर। और टाइम किस पर? एक्स पर। इसकी क्या, इधर देखो जी मेरे साथ, इधर देखो, इसकी क्या वजह है? वजह हम बाद में देख लेंगे। अभी फिलहाल मैं क्या चाहता हूं कि आप क्या करें, आपके पास जो ग्राफ नजर आ रहा है उसके एक्स एक्सिस पे क्या है? टाइम है। उसके वाई एक्सिस पे क्या है? टेम्परेचर है। इसको मसला इस बात से, और हमने क्या करना है, यहाँ पर हम किस चीज को हीट कर रहे हैं? ये जो हीटिंग कर्व है किस चीज की है? ये हीटिंग कर्व के नीचे मुझे लगता है ये आइस का है। किसका है? आइस का ग्राफ है कि आप क्या कर रहे हैं, या वाटर है या बीच में स्टीम होगी। हीटिंग कर्व के नीचे एक स्पेस अवेलेबल है, उस स्पेस में एक लाइन लिखें। क्या लिखें? ड्रॉ द हीटिंग कर्व, ड्रॉ द हीटिंग कर्व। प्लीज मैम इसको भी, इस जुमले को ऐड कीजिएगा वहां पे। ड्रॉ द हीटिंग कर्व फॉर व्हाट? फॉर आइस at -10 डिग्री सेल्सियस। फॉर आइस at माइनस, ड्रॉ द हीटिंग कर्व, पूरी लंबी लाइन लगा दीजिए आगे तक, पर ठीक है, ऐसे भी ठीक है। ड्रॉ द हीटिंग कर्व फॉर आइस at -10 डिग्री सेल्सियस दैट इज बीइंग हीटेड अप टिल क्या? अप टिल 110 डिग्री सेल्सियस। दैट इज बीइंग हीटेड अप टिल 110 डिग्री सेल्सियस। हीटिंग कर्व के नीचे और ग्राफ जो बना हुआ है उससे ऊपर एक स्पेस अवेलेबल है। उस स्पेस में क्या करें? सवाल लिखें क्या? ड्रॉ द हीटिंग कर्व और क्या? और आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस दैट इज बीइंग हीटेड अप टिल 110 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होगा उसको चेक करें जी। मैं कहता हूं यहां कहीं -10 डिग्री सेल्सियस है। What is this value then? ये क्या होगा? ये बिल्कुल ओरिजिन वाला पॉइंट होता है, इसकी क्या वैल्यू होगी? जी दिस इज 0 वैल्यू यहां पर है। फिर थोड़ा वाई एक्सिस में ऊपर ले जाता हूं यहां क्या होगा? 100। तो यहां क्या होगा? 110। मैंने वाई एक्सिस पे कुछ वैल्यूज लिखी। मुझे आप एक बात बता सकते हैं, ये जो आइस है, आइस के लिए 0 डिग्री क्या हैसियत रखती है? रिमेंबर दैट मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो क्या होता है? और 100 डिग्री क्या होता है? I hope you know this is melting point of ice and this is boiling point of water. ठीक है, अब आपके पास क्या सिचुएशन है जी? क्या सवाल है? You got that ice at what temperature? आपने जब फ्रीजर में से बर्फ निकाली है उसका इनिशियल टेम्परेचर क्या है? सर जी उसका टेम्परेचर है -10। फिर यहां से काम स्टार्ट हो रहा है। कहां से काम स्टार्ट हो रहा है? यहां। अब जब आपने उसको हीट करके कहां तक पहुंचाना है? 110 डिग्री तक पहुंचाना। अगर हीट करके 110 तक पहुंचाना तो क्या करो? सीधी सीधी लाइन ले जाओ। क्या करें? सीधी सीधी लाइन ले जाए? नहीं बेटा जी, डिफरेंट स्टेजेस का जिक्र करना है। मैंने जैसे आपको कल मेल्टिंग के दौरान भी 2 स्टेजेस पढ़ाई थी, फिर बॉइलिंग के दौरान भी 2 स्टेजेस पढ़ाई थी,
तो यहाँ पर भी कुछ 2 या 4 स्टेजेस जरूर होंगी। देखते हैं कितनी स्टेजेस होंगी कितनी। लुक एट द फर्स्ट स्टेज। आप आइस को अगर हीट करते हैं तो वो उस हीट एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगी। इनिशियली अब्सॉर्ब करके क्या होगा, पहले टेम्परेचर राइज होगा, फिर पहले स्टेट चेंज होगी। कहां तक? जब तक मेल्टिंग पॉइंट नहीं आता तब तक स्टेट चेंज। तो उससे पहले क्या होना चाहिए सर? उससे पहले टेम्परेचर राइज होना चाहिए। तो पहले क्या होगा जी? आई थिंक पहले टेम्परेचर राइज होगा। एल पहुंच गए, कहां पहुंच गए? वक्त गुजर रहा है, वक्त भी टिक 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 हो रहा होगा और टेम्परेचर भी आपका उसके साथ वक्त के साथ साथ अगर आप उसको हीट करेंगे तो अप हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? हीट अप मतलब अप हो रहा होगा। ये ग्राफ बन गया। किसको मतलब ये कौन सी स्टेज है? वो जो आपने कल के लेक्चर में स्टेज नंबर 1 पढ़ी है, वो वाली कल नहीं परसों वाले में। तो मेल्ट करने से पहले, मेल्टिंग पॉइंट से पहले की स्टेज नंबर 1 जिसपे क्या हो रहा है। अगर मैं कहूं कि स्टेज का हमने नाम क्या रखा हुआ है जी? ए से बी। इसका नाम रखा हुआ है ए से बी। प्लीज बताइए व्हाट इज हैपनिंग फ्रॉम ए टू बी। आगे डब्बे में क्या लिखा हुआ है? टेम्परेचर क्या हो रहा है? टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। स्टेट क्या हो रही है? स्टेट कौन सी वाली है? स्टेट चेंज नहीं हो रही। स्टेट कौन सी है? सॉलिड आइस ही है अभी तक। ओके, अब आते हैं बी की तरफ। अब मेल्टिंग पॉइंट रीच हो चुका है तो क्या होगा? अब टेम्परेचर राइज क्या होगा? जब तक क्या नहीं हो जाता, जब तक। तो यहां पर क्या सीन है? ये कौन सी सिचुएशन आ गई? व्हाट इज दिस बी टू सी? तो स्टेज 2 जब क्या होगा? टेम्परेचर इज कांस्टेंट। देखें टेबल में जाएं, टेबल में जाएं, टेम्परेचर क्या हो रहा है? टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया है। और स्टेट क्या हो रही है? स्टेट चेंज पे काम करते हैं। आपके पास एक टेबल बना हुआ है, मैं उस टेबल में भी क्या क्या हेडिंग दे रही, डिफरेंट स्टेजेस चल रही हैं और फिर उन स्टेजेस में क्या क्या डिस्कस हो रहा है। उन स्टेजेस में टेम्परेचर डिस्कस हो रहा है और उन स्टेजेस में स्टेट डिस्कस हो रही है। बताएं जनाब साहब, ये जो स्टेज है कौन सी वाली? ए टू बी। क्या हो रहा है यहाँ पे? टेम्परेचर सर जी इंक्रीज कर रहा है। टेम्परेचर इज क्या? टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग लिखते हैं या इंक्रीजेस लिखते हैं? कहां से कहां तक जाता है टेम्परेचर? 0। कहां से? -10 था, -10 से ज्यादा होकर 0 तक जा रहा है। और स्टेट क्या है? सॉलिड है, मतलब कौन सी वाली? आइस है, चेंज। व्हाट इज हैपनिंग फ्रॉम बी टू सी? टेम्परेचर क्या हो गया? टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। कौन सा कांस्टेंट? क्या वैल्यू उसकी? 0 वैल्यू तो है, लेकिन उसका नाम क्या है? आपके आंसर वो 0 डिग्री है, बट दैट इज नोन एज क्या? m डॉट p। दिस इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। अगर ये मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है, एट दिस स्टेज स्टेट क्या होगी? स्टेट चेंज हो रही होगी। चेंज कैसी? चेंजिंग फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। स्टेट क्या हो रही होगी? इट विल बी चेंजिंग फ्रॉम क्या टू क्या? चेंजिंग फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, जिसको आप कहते क्या है? या उसको मेल्टिंग कहते हैं या उसको फ्यूजन कहते हैं। दो नाम है इसके। क्या नाम है जी? मेल्टिंग भी कह सकते हैं और फ्यूजन भी कह सकते हैं। किसको मसला इस बात से? जी अब मेरा एक सवाल है, एट सी सारा मेल्ट हो गया है। क्या हो गया? सारी बर्फ मेल्ट होकर क्या बन चुकी है? पानी। अगर वो मेल्ट होकर पानी बन चुकी है, अब क्या होगा? हीट में एक बात याद रखिए, पूरे सवाल में हीट कॉन्टिन्यूसली प्रोवाइड हो रही है। तो बर्फ का टुकड़ा किस चीज के ऊपर पड़ा है? किसी न किसी हीट सोर्स के ऊपर पड़ा है। ये बात आपने याद रखनी। अगर वो किसी न किसी हीट सोर्स के ऊपर पड़ा है तो क्या हो रहा होगा? याद रखें। मैम इधर ऊपर सब बाबर से मैंने को वर्कशीट को बोला हुआ बन चुकी होगी, ओ लेवल की वर्कशीट बन चुकी होगी। ये स्टेट्स ऑफ मैटर वाली मैंने प्रिंट करके ला के क्या बात कर रहा हूँ। अब वो किसी न किसी किसको पड़ा हुआ है? मैंने कहा था हीट आप कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं? हीट कॉन्टिन्यूसली प्रोवाइड हो रही है। क्या हो रही है? अगर हीट कॉन्टिन्यूसली प्रोवाइड हो रही है इसका मतलब क्या है? सर हीट आप दे रहे हैं, कैसे दे रहे होंगे? मैं कहता हूँ जी मैंने उस सॉलिड आइस को क्या किया होगा? चूल्हे पर रख दिया। क्या कर दिया?
पहले चूल्हे पर रखने से क्या हो रहा है, पहले उसका एकदम से नहीं पिघलेगी वो, क्या होगा, पहले उसका टेम्परेचर राइज होगा, राइज होकर कहाँ जाएगा, 0 डिग्री पर। 0 डिग्री कौन है, उसका मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट पर जाकर क्या होगा, अब उसका टेम्परेचर राइज क्या हो रहा होगा, स्टेट चेंज होगी। अब स्टेट चेंज होकर क्या हो चुका है, लिक्विड बन चुका है। अब लिक्विड को क्या होगा, अब लिक्विड का दोबारा टेम्परेचर राइज होगा, कब तक राइज होगा, वक्त के साथ साथ टेम्परेचर राइज होते होते कहां तक चला जाएगा जी, आई थिंक बॉइलिंग। ये कौन सी स्टेज है, सी से डी। इस सी से डी वाली स्टेज में क्या हो रहा है, प्लीज टेल मी, टेम्परेचर को क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीजेस कहां से कहां, 0 to 100। और स्टेट कौन सी है, स्टेट लिक्विड है, वो चेंज, लिक्विड मतलब क्या, वाटर है, स्टेट चेंज नहीं हो रही, स्टेट अब लिक्विड थी। एक बात आपको आयोग समझ आ रही होगी कि जब टेम्परेचर चेंज होता है तब स्टेट चेंज नहीं होती, जब स्टेट चेंज होती है तब टेम्परेचर चेंज नहीं होता। इसमें अगर किसी को प्रॉब्लम है तो हाथ खड़ा कर सकता है। और बॉइलिंग का ही तो फर्क है जो मैंने अभी आगे आपको पढ़ाने की कोशिश करनी है। बहरहाल डी से ई तक आपको समझ आ गया होगा। अब एक अगला सवाल क्या है, अब क्या होगा, अब क्या हो चुका है, वाटर क्या बन चुका है जी, पहले क्या कहते हैं लिक्विड से गैस, मतलब वो स्टीम बन चुकी है। अब स्टीम को क्या हो रहा होगा, हीट तो मैं कर रहा हूं, हीट तो मैं, तो स्टीम को क्या होगा, उसका नहीं, गैस तो बन चुकी है, गैस तो बन चुकी है। अब गैस को क्या होगा, सर जी अब गैस का टेम्परेचर हाई होगा, कब तक हाई होगा, वो जब तक हीट करते रहेंगे तब तक हाई होता रहेगा। कितना हाई होगा, सर जी ये तो अब आपकी मर्जी है। एक काम है, इसके बाद भी एक स्टेट आती है, ये तो 100 डिग्री है ना, मैंने अगर पानी को 1000 या 2000 तक हीट कर दिया तो शायद उसके ना वाटर का मॉलिक्यूल ही टूटना स्टार्ट कर दे। क्या स्टार्ट कर ले, वाटर के मॉलिक्यूल में जो कोवेलेंट बॉन्डिंग है शायद वो टूट जाए, एंड आई थिंक ये तो बहुत ज्यादा केमिस्ट्री हो जाएगी। ये बात मेरा अभी का टॉपिक नहीं है कि उसके मॉलिक्यूल के साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। इसीलिए हमने क्या किया हुआ है कि जनाब बस कहां तक लेके जाएं, कहां तक जी, 110 तक जाएं, उसके बाद ग्राफ की स्पेस ही मैंने खत्म कर दी है। वैसे यहां से ग्राफ अगर जाता तो किधर जाता, सर और आगे ही जाता। आपने जहां तक बना हुआ है वहां से क्या करें, लाइन और आगे ले जाएं कि सर आगे ही जाएगी, टेम्परेचर ही ज्यादा होता जाएगा। अब टेम्परेचर जब मजीद ज्यादा हो रहा हुआ या और ज्यादा होगा तो क्या होगा, ये मेरा अभी का टॉपिक नहीं है, इस टॉपिक को मैं बाद में जरूर पढ़ाऊंगा। लेकिन बहरहाल एक काम कर लेते हैं, वैसे ई से एफ पर क्या हो रहा है, ई से एफ पर टेम्परेचर इंक्रीजेस, कहां से कहां तक लेकर गया हूं, इसको मैं 100 से आगे बोलूंगा, 100 से 110 नहीं। हाँ मैंने ग्राफ 100 से 110 का बनाया है, लेकिन चूंकि सवाल वाले ने कहा था 110 तक जाना है, कहां तक जाना है, अगर वो कहते 120 तक जाना है तो, अगर बच्चों सवाल सुनिए, अगर सवाल वाला कहता कहां जाना है 120 तक जाना है तो क्या करता, सर उसको और आगे 130 तक जाना है, और आगे 140 तक जाना है, 200 तक, 400 तक, जाएंगे जाते नहीं, आगे जाते नहीं। क्योंकि अब तो मजीद कोई स्टेट चेंज का कॉन्सेप्ट हमने नहीं पढ़ा ना, तो क्या पढ़ा है, टेम्परेचर का तो इंक्रीज पड़ा होगा, हीट करते जाओ, जाते जाओ ऊपर, जाते जाओ ऊपर, जितना ज्यादा आप टेम्परेचर बढ़ा सकते हो बढ़ाते जाओ। लेकिन हाँ एक बात है, एक वक्त आएगा इट विल बिकम प्लाज्मा। क्या, मैं नहीं पढ़ाना चाहता, नाम बोल दिया है कि एक वक्त आएगा इट विल बिकम प्लाज्मा। अब वो प्लाज्मा क्या होता है क्या नहीं होता, वो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर होती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तो फिर मुझे कहना भी नहीं चाहिए, ठीक है। हाँ जी, हाँ ए लेवल में पढ़ेंगे, ए लेवल में तो हर चीज पढ़ेंगे, ठीक है जी। कहने का मतलब ये है, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ होपफुली आपको समझा चुका हूं कि ई से एफ एफ पे क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, कहां तक, एवर इंक्रीजिंग है, जितना भी आप हीट करेंगे। स्टेट कौन सी है, स्टेट जो है वो गैसियस स्टेट आ गई है, और कौन क्या चीज है वहां पर, स्टीम। और वो स्टीम जो है वो क्या करती रहेगी, उसका आप टेम्परेचर जितना भी बढ़ाना चाहें आप बढ़ा सकेंगे। और हाँ, जब भी किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो उस गैस को क्या क्या होता है, इसके लिए एक टॉपिक है, उसका नाम है गैस लॉज। क्या टॉपिक है जी, एक टॉपिक का नाम क्या है, गैस लॉज। सर सबूर अपने पास एक नोट करें, मुझे गैस लॉज की भी इसी तरह से हैंड आउट चाहिए, सर बाबर के पास पड़ा होगा, ढूंढ लेंगे हम उसको बाद में। कि जनाब साहब क्या हो रहा है, वो गैस लॉज क्या होते हैं कि अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो अब स्टीम को क्या होगा, उसका अब स्टेट तो नहीं चेंज हो रही,
मतलब हीट करने से क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा करने से क्या होता है, स्टीम का वॉल्यूम क्या हो जाता है, अब वॉल्यूम ज्यादा होता है कि प्रेशर ज्यादा होता है। मुसीबत यह है मैंने आपको प्रेशर नहीं पढ़ाया हुआ, इसलिए मैं इसका जिक्र नहीं करना चाहता कि किसी गैस को हीट करो, हीट करने से जब उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है तो टेम्परेचर ज्यादा करने से क्या होता है, टेम्परेचर ज्यादा करने से या वो गैस फूल जाती है या उसका वॉल्यूम ज्यादा जाता है या उसका, अब वॉल्यूम ज्यादा होता है या प्रेशर ज्यादा होता है। आई थिंक मैं इसके ऊपर अभी बात नहीं करना चाहता क्योंकि प्रेशर एज अ क्वांटिटी हमने अभी तक नहीं पढ़ा हुआ बच्चों, इसलिए इसको इग्नोर ही मारेंगे, ठीक है। बहरहाल जो मसला हो गया है वो मसला किधर हो गया है, मसला इधर हो गया है कि वो जो लफ्ज था बॉइलिंग और वेपराइजेशन, उसके लिए अब्दुल्ला महसूद कहते हैं सर जी ये जो इवेपोरेशन है उसमें से भी तो यही होता है, उसमें भी तो एक लिक्विड ही है जो गैस में कन्वर्ट होता है। तो आप बॉइलिंग तो कह रहे हैं, आप वेपराइजेशन भी कह रहे हैं, तो आपको वेपराइजेशन के पीछे इवेपराइजेशन कहने में क्या प्रॉब्लम है, आप उसको इवेपराइजेशन क्यों नहीं कह रहे, इसीलिए तो नहीं कह रहा कि ई लगा हुआ है पीछे, सही लफ्ज क्या है, वेपराइजेशन। ये वेपराइजेशन के पीछे ई क्यों लगा देते हैं, ई वेपराइजेशन क्या चीज है सर, वो एक डिफरेंट फिनोमेना है, थोड़ा फर्क है उसके अंदर। वो क्या फर्क है, मैंने यहां आपके नोट्स के इस हीटिंग कर्व के नीचे क्या लिखा हुआ है, द टर्म इवेपोरेशन इज समटाइम्स कंफ्यूज्ड विद बॉइलिंग। क्यों, बिकॉज इन बोथ प्रोसेसेस अ लिक्विड टर्न्स इनटू गैस बट दे आर वेरी मच डिफरेंट प्रोसेसेस। अब क्या डिफरेंस है, अगले पेज पे जाएंगे तो आपको उसका डिफरेंस, इससे पहले कि अगले पेज पे जाएं एक काम कर लीजिए प्लीज, 2 मिनट रुक जाइए, वापस आए हीटिंग कर्व के ऊपर। हीटिंग कर्व के बारे में मैंने आपको 2 बातें बतानी है। इसमें कितनी स्टेजेस थी, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई और ई से 5 स्टेजेस हैं। इन 5 स्टेजेस में से कितनी स्टेजेस में हॉरिजॉन्टल लाइंस लगी हुई हैं, 2 दफा। पहली दफा मेल्ट होने वाला हॉरिजॉन्टल होगा, दूसरी दफा, और अगर मैं किसी लिक्विड को हीट करूं उसके ग्राफ में हमेशा क्या होगा, सॉलिड को हीट करोगे तो उसके ग्राफ में 2 दफा हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, लिक्विड को हीट करोगे तो उसके ग्राफ में 1 दफा हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी। सॉलिड के केस में जो पहली हॉरिजॉन्टल होगी वो क्या होगी, मेल्टिंग, और दूसरी हॉरिजॉन्टल क्या होगी, बॉइलिंग। लिक्विड के केस में एक ही दफा हॉरिजॉन्टल क्यों आएगा, वो बॉइल ही होगा। ऐसे बात बताऊं, देयर आर सम सॉलिड्स जिनकी हीटिंग कर्व में एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। ये कौन से सॉलिड्स हैं, जो डायरेक्ट सब्लाइम करते हैं, एग्जैक्टली जो क्या करते हैं, एक टॉपिक पढ़ा है आपने, कौन सा वाला, सब्लिमेशन। क्या होता है सब्लिमेशन, होता है सर डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ क्या, डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू उसमें लिक्विड वाला फेज। तो अगर उसका ग्राफ हुआ तो क्या होगा, उसका ग्राफ हो तो क्या होगा, एक काम करें, इवेपोरेशन का जवाब देने से पहले सब्लिमेशन कर लो, थोड़ा सा प्लीज अगले पेज पे जाए, वहां सब्लिमेशन लिखी होगी। इससे पहले कि मैं आपके सामने इवेपोरेशन को एक्सप्लेन करूं, आप इवेपोरेशन से आगे चले जाएं, जरा इवेपोरेशन से आगे चले जाएं जी। क्या टॉपिक है, नहीं बहुत आगे चले गए, उसी पेज पर इवेपोरेशन के नीचे सब्लिमेशन है। हाँ यहां पर नजर आ रहा है, जो आपका इवेपोरेशन वाला मसला था उस टेबल से थोड़ा सा आगे जाएं तो आपको क्या टॉपिक नजर आएगा, सब्लिमेशन का टॉपिक नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसको अंडरलाइन करेंगे। आपको याद है मैंने आपको पढ़ाया है जब इंट्रोडक्शन में वो प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी की बात हो रही थी तो हमने कहा था देयर आर सम सॉलिड्स जो क्या होते हैं, जो डायरेक्टली सॉलिड से क्या होते हैं जी सर, डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होते हैं। वो जो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होते हैं वो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सब्लिमेशन। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, ठीक है। वैसे तो ज्यादातर जनरली सॉलिड्स क्या करेंगे, उनको हीट करेंगे, उनका टेम्परेचर राइज होगा, वो मेल्टिंग पॉइंट पे जाएंगे। कहां जाएंगे, इधर ध्यान दो भाई, कहां जाएंगे, मेल्टिंग पॉइंट पे जाएंगे, और मेल्टिंग पॉइंट पे जाकर मेल्ट करेंगे, फिर टेम्परेचर राइज होकर फिर बॉइलिंग पॉइंट पे जाएंगे। लेकिन देयर आर सम सब्सटेंसेस, देयर आर सम सॉलिड्स which would convert directly into gas without passing through the liquid phase। उनका कोई लिक्विड स्टेट होता ही नहीं है। अब ये कुदरत की तरफ से क्या, अच्छा ऐसा क्यों होता होगा, मुझे लगता है ऐसा इसलिए होता होगा
कि उनमें जो है ना, जब हम हीट करते होंगे तो पहले एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती होगी, एवरेज स्पीड ज्यादा होती होगी, टेम्परेचर ज्यादा होता होगा, और एक वक्त आता होगा या एक ऐसा पॉइंट आता होगा जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ओवरकम होने की बारी आती होगी तो वो ओवरकम नहीं होता होगा, क्या होता होगा, इकट्ठे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंप्लीटली ब्रेक। तो अगर उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब जस्ट ओवरकम वाली फेज ही नहीं आती और वो हीट आप करते हो, कहते हैं जनाब साहब एकदम खत्म, क्या खत्म, बिल्कुल खत्म। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल खत्म हो जाए तो क्या होगा, क्या होगा भाई सर, वो फिर वो सॉलिड से वो टाइटली पैक से फ्री फ्रॉम ईच अदर हो जाएंगे, और जब फ्री फ्रॉम ईच अदर हो गए तो क्या होगा, तो क्या होगा सर, तो गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अगर डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चले गए तो नाम क्या होगा सर, नाम तो फिर सब्लिमेशन हो जाएगा। क्या इस बात में किसी को प्रॉब्लम है? प्लीज पढ़िए क्या लिखा है आपने वहां पे। आप वहां सब्लिमेशन के लिए हम क्या कुछ लिखते हैं, हमारा पहला चल रहा था मेल्टिंग, दूसरा चल रहा था बॉइलिंग, और तीसरा टॉपिक क्या है, सब्लिमेशन। हेलो जी, इसको प्लीज अंडरलाइन करें और इस सब्लिमेशन को अंडरलाइन करके मुझे बताएं कि क्या सिचुएशन है सब्लिमेशन की। क्या लिखा हुआ आपने, इट इज अ फिजिकल प्रोसेस, प्लीज अंडरलाइन द वर्ड फिजिकल। ये सारे फिजिकल प्रोसेसेस याद रखिएगा, इन विच सॉलिड सब्सटेंस कन्वर्ट्स डायरेक्टली इनटू अ गैस विदाउट पासिंग क्या, विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट अपॉन क्या, अपॉन हीटिंग एट क्या, एट अ फिक्स्ड एंड कांस्टेंट टेम्परेचर दैट शुड बी नोन एज क्या। तो अब इन तमाम लफ्जों को अंडरलाइन करेंगे, किस किस लफ्ज को सुने जी। सब्लिमेशन क्या है, इट इज अ फिजिकल प्रोसेस, अंडरलाइन द वर्ड फिजिकल प्रोसेस, in which a solid, underline solid, converts directly into a gas, underline gas, without passing through the liquid state upon heating, underline heating, at a fixed and constant temperature that is known as sublimation point, underline sublimation point। अब मुझे एक बात बताइए, क्या बात कर रहा हूं मैं कह रहा हूं कि सब्लिमेशन में क्या हुआ, आपके पास सब्लिमेशन लिखा हुआ है ना, अब सब्लिमेशन के सामने थोड़ी जगह खाली है, उस जगह में क्या लिखें, सॉलिड था, क्या किया, सॉलिड को क्या करेंगे सर जी, सॉलिड को ना हमने हीट किया, और अगर हीट करने से वो क्या हो गया, वैसे तो मेल्ट होता है, वैसे तो क्या होता है, लेकिन समटाइम्स क्या होता है, सबलाइम होता है। क्या होता है जी, हीट करने से अगर सबलाइम हो गया तो सॉलिड किस में चला जाएगा, गैस में चला जाएगा। और इस कन्वर्जन में क्या होगा, पार्टिकल्स कैसे होंगे, पहले तो टाइटली पैक्ड होंगे, अब क्या हो जाएंगे, अब एक दूसरे से फ्री फ्रॉम ईच अदर हो जाएंगे या वेरी फार अपार्ट चले जाएंगे। तो ये ड्राइंग बनाने की भी कहीं जगह है तो प्लीज ये ड्राइंग भी बना लें, वहां कहीं भी जगह ढूंढे जी। मैम ये सब्लिमेशन के साथ थोड़ी सी स्पेस डेवलप करें और स्पेस के अंदर जो है वो एक तो ये लिखवाएं कि सॉलिड इज गोइंग इनटू गैस, और वहां पे ऊपर सबलाइम, नीचे हीट, और इसके नीचे क्या कर दें, मैं चाहता हूं कि इतनी स्पेस होनी चाहिए वहां कि हम क्या बता सकें कि ये ड्राइंग बना सकें, यहां यूं कर सकें, यहां कौन सी पैकिंग है जी, टाइटली पैक्ड। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है बच्चों, ये फिनोमेना जनरल नहीं है, ये हर सब्सटेंस के साथ नहीं होता। जनरली क्या होता है, सॉलिड का टाइट पैकिंग पहले लिक्विड्स वाले लूज पैकिंग में जाता है, तो पहले मेल्टिंग होती है। देयर आर सम सब्सटेंस, मैं वो सम बताऊंगा कौन कौन से वाले हैं, 3 या 4 ही हैं आपके सिलेबस में, जिनके सॉलिड्स को हीट करो तो क्या होता है उनको, वो लिक्विड वाला फेज ही नहीं आता, टाइटली पैकिंग से क्या होते हैं या वेरी फार हो जाते हैं, या फ्री फ्रॉम ईच अदर हो जाते हैं, या वेरी फार अपार्ट हो जाएंगे, या फिर आप क्या कहेंगे, फ्री फ्रॉम ईच अदर हो जाएंगे, जिसमें हम क्या कहते हैं कि सर जी क्या हुआ, ये टाइटली पैक से वेरी फार अपार्ट जब जाएं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का क्या जिक्र करूं, क्या हुआ उसको, ओवरकम या कंप्लीटली ब्रोकन। यहां पर क्या होगा, यहां हम कहेंगे सर जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज, पहले ही स्टेज में बजाय इसके कि ओवरकम हो, इज क्या, इज कंप्लीटली
ब्रोकन। ये जगह कहीं ना कहीं जगह ढूंढने और ये वाले नोट्स लिखने की कोशिश करें जी। कहाँ जगह ढूंढनी है? मुझे लगता है एक आधा जुमला तो, एक दो जुमले तो सब्लिमेशन की हेडिंग के सामने ही फिट हो जाएंगे। एक दो जुमले तो सब्लिमेशन की हेडिंग के सामने ही फिट हो जाएंगे। अगर किसी को नजर नहीं आ रहा कि क्या लिखा था तो मैं यहां जाता हूं। मैं क्या कह रहा हूं? सब्लिमेशन का लफ्ज अंडरलाइन करें, उसके सामने क्या लिखें कि सर जी कोई सॉलिड था, हमने उसको हीट किया, हीट करके अगर वो सब्लाइम हो गया तो इसका मतलब है वो गैस में कन्वर्ट हो गया। पार्टिकल्स पहले क्या थे? टाइटली पैक्ड थे, अब क्या हो गए? अब वो एक दूसरे से बिल्कुल फार अपार्ट हो गए। तो मैंने क्या किया? यहां एरो पे क्या लिख दिया? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस क्या पॉइंट वाला खाता आएगा। कौन सा? उस पॉइंट पर क्या होगा? उस पॉइंट पर, ये जो दरवाजा बंद कर दें थोड़ी देर के लिए, उस पॉइंट पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स को क्या होगा? ओवरकम? नो, क्या? कंप्लीटली ब्रोकन। तो जब कंप्लीटली ब्रोकन होगा तो आपको टाइटली पैक्ड पार्टिकल्स क्या नजर आएंगे? वेरी फार अपार्ट होते हुए नजर आएंगे। तो सॉलिड स्टेट किस में कन्वर्ट होता हुआ नजर आएगा? गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता हुआ नजर आएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब्लिमेशन की एक्सप्लेनेशन भी दे पाएंगे। इसको मसला इस बात से, मैं पढ़ लेता हूं क्या लिखा हुआ है। स्टेज 1 के आगे नीचे डिटेल लिखी है, पार्टिकल्स अब्सॉर्ब हीट एनर्जी ड्यू टू व्हिच देयर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। सिंपल काइनेटिक एनर्जी या एवरेज काइनेटिक एनर्जी? तो काइनेटिक एनर्जी को अंडरलाइन करके लिखे एवरेज काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू व्हिच देयर एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। आगे लिखा है तो पीछे वाले को भी एवरेज करें, जो पहले से लफ्ज लिखा उसको भी एवरेज काइनेटिक एनर्जी करें। याद रखिए टोटल काइनेटिक एनर्जी नहीं लिखना होता, क्या लिखना होता है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी। आगे मैंने लिखा एज देयर एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस हेंस द टेम्परेचर इंक्रीजेस। इसको मसला इस बात से। तो स्टेज 1 में आप अगर आगे उसकी समरी लिखना चाहते हैं, स्टेज 1 के आगे समरी लिख लीजिए। स्टेज 1 के आगे क्या समरी लिखूं? एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है टेम्परेचर इंक्रीजेस, ऐसे ही है। दूसरी बात क्या लिखूं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहली स्टेज में टूटती है। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, बोर्ड पे ध्यान दो। क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहली स्टेज में टूटती है? नॉट ब्रोकन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नॉट ब्रोकन। अच्छा, तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहली स्टेज में नहीं टूटी तो स्टेट चेंज होती है? स्टेट अनचेंज्ड। पहली स्टेज की ये समरी है। स्टेज 2 पे जाए। वैसे एक सवाल पूछूं, इस स्टेज में फार्मूला कौन सा लगेगा? अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, स्टेज 1 पे क्या फॉर्मूला लगता है? टेम्परेचर चेंजेस वाला, mc डेल्टा टी वाला। कौन सा वाला? याद रखिएगा। स्टेज 2 में क्या हो रहा है? स्टेज 2 में जरा अंग्रेजी पढ़ते हैं, क्या लिखिए। When the temperature reaches the sublimation point, the average speed of vibration of the particles gets so fast that it completely breaks the forces of attraction between the particles. Hence, the particles are completely separated from each other and they move very far apart from each other. Hence, the solid is said to be sublimated or sublimed, and the temperature once again at this stage remains constant until the last pair of particles is completely separated from each other. तो स्टेज 2 में वही बात है कि हमेशा स्टेज 2 में क्या होता है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी चेंज। एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या हो चुकी होती है? मैक्सिमम हो चुकी। बल्कि एक काम था, एक बच्चे ने मुझे लफ्ज बोला था कल परसों, कहता सर हम क्या कह सकते हैं कि टेम्परेचर ऑप्टिमम हो गया है, समथिंग लाइक, वो मेरे ख्याल से आप मुझसे पूछ रहे थे कि सर मैं क्या कह सकता हूं कि स्टेज 2 जब भी आती है एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? इज ऑप्टिमम हो जाती है। क्या हो जाती है? ऑप्टिमम मतलब इतनी ज्यादा हो जाती है कि इससे ज्यादा भी नहीं होगी। तो कहते हैं सर क्या हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर इज ऑप्टिमम? तो अंग्रेजी है, कह तो सकते हैं कि टेम्परेचर ऑप्टिमम हो गया है। अब ऑप्टिमम टेम्परेचर की वैल्यू क्या है? इस वक्त उसका नाम ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं है, क्या नाम है? सब्लिमेशन पॉइंट। तो इसलिए मैंने आपको उस वक्त कह दिया था कि यार आप उसका नाम या मेल्टिंग पॉइंट रखें या बॉइलिंग पॉइंट रखें या सब्लिमेशन पॉइंट रखें। लेकिन अगर आप कहते हैं जी कोई ऑप्टिमम वैल्यू आ गई है, अंग्रेजी में ऑप्टिमम का लफ्ज कब इस्तेमाल करते हैं?
जब कोई मैक्सिमम लेवल आ जाता है, जब कोई थ्रेशोल्ड आ जाता है, जब कोई बेंचमार्क सेट हुआ हो तो वो अचीव हो जाता है, जब कोई इसका हमने नाम का पॉइंट आ गया है। कौन सा पॉइंट आ गया? मेल्टिंग का पॉइंट आ गया है, बॉइलिंग का पॉइंट आ गया है, सब्लिमेशन का पॉइंट आ गया है, तो वहां पे एवरेज काइनेटिक एनर्जी मजीद चेंज, वो ऑप्टिमम हो जाती है, टेम्परेचर ऑप्टिमम हो जाता है। अब क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या करते हैं? कंप्लीटली ब्रोकन, जिसके बारे में हम क्या कहेंगे? स्टेट चेंजेस। हेलो जी, ये हमारी स्टेज 2। तो आई थिंक एक ही सिचुएशन है, जो स्टेज 1 जो मेल्टिंग की 2 स्टेजेस हैं, बॉइलिंग में भी उसी तरह की 2 स्टेजेस हैं, सब्लिमेशन में भी उसी तरह की 2 स्टेजेस हैं, लेकिन जवाब लिखते वक्त लफ्जों का ख्याल बहुत रखना है जी। कुछ लफ्ज तो कॉमन हैं जो मेल्टिंग में भी चल जाएंगे, बॉइलिंग में भी चल जाएंगे। कौन से वाले? स्टेज 1 मुझे लगता है सबकी कॉमन है। स्टेज 1 सबकी कैसे कॉमन है? सर सॉलिड को हीट करें, लिक्विड को हीट करें, जो भी करें, पार्टिकल्स क्या करते हैं? एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज होती है। एवरेज स्पीड क्या होती है? इंक्रीज होती है। टेम्परेचर क्या होता है? तो ये तो इधर भी यही लिखना है, तो मेल्टिंग में भी यही लिखना है, तो बॉइलिंग में भी यही लिखना है। लेकिन स्टेज 2 सबकी थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? मेल्टिंग होगी तो हम कहेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स को क्या किया? इज ओवरकम। जब बॉइलिंग होगी तो हम क्या लिखेंगे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज कंप्लीटली ब्रोकन। जब सब्लिमेशन होगी तब भी क्या लिखेंगे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज कंप्लीटली ब्रोकन। जब मेल्टिंग होगी तो कहेंगे टाइटली पैक्ड पार्टिकल्स आर कन्वर्टेड इनटू लूजली पैक्ड पार्टिकल्स। जब बॉइलिंग होगी तो कहेंगे लूजली पैक्ड पार्टिकल्स आर कन्वर्टेड इनटू फ्री पार्टिकल्स, फ्री इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स। जब सब्लिमेशन होगी तब भी क्या कहेंगे? टाइटली पैक्ड पार्टिकल्स आर कन्वर्टेड इनटू फ्री पार्टिकल्स। इसको मसला इस बात से एनीवन? तो लफ्जों का जरा बस ख्याल रखना है। बाकी तो जो जनरल कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है वो दोनों तरफ क्या है? सेम है। या टेम्परेचर ज्यादा या स्टेट चेंज, या MC डेल्टा T या M इंटू L। इसको मसला इस बात से। ऐसे एक सवाल पूछूं आपसे यार, एक सवाल है एकदम से याद आ गया, वापस आए। 2 ही फार्मूले है ना, या MC डेल्टा T या ML। मुझे बताएं यहां कौन सा फॉर्मूला लगेगा? इधर। हाँ जी, एक काम करें, टेबल बनाएं, इस टेबल बनाएं जी, इस टेबल बनाएं। स्टेज हो गई, टेम्परेचर हो गया, स्टेट हो गई। मुझे एक बात बताएं, यहां लिखें फॉर्मूला क्या लगेगा? बनाएं कहीं ना कहीं। हाँ जी, टेबल में जगह नहीं है तो इतनी है कि मैं छोटा छोटा MC डेल्टा T लिख सकता हूं। स्टेट के आगे नहीं है तो उसके पहले बना लें, या जहां A B लिखा वहीं बना लें। जहां मतलब A B लिखा उसके अंदर ही फॉर्मूला लिख दीजिएगा, कहीं पे भी लिख दीजिएगा फॉर्मूला जी। मुझे एक बात बताएं, मैं क्या फॉर्मूला लिखाना चाहता हूं? A से B में टेम्परेचर राइज हो रहा है ना, तो यहां क्या फॉर्मूला होगा? हीट एनर्जी इज इक्वल टू MC डेल्टा T। यहां टेम्परेचर कांस्टेंट है, स्टेट चेंज हो रही है, मेल्टिंग हो रही है, फ्यूजन हो रही है, तो क्या फॉर्मूला है? हीट एनर्जी इज इक्वल टू MLF। या फिर टेम्परेचर राइज हो रहा है, स्टेट चेंज नहीं हो रही, तो क्या फॉर्मूला है? MC। या फिर टेम्परेचर राइज हो रहा है ना, C से D में चेक करें जी क्या हो रहा है? टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो क्या होगा? MC डेल्टा T होगा ना। D से E में क्या होगा? प्लीज बताइए, D से E में क्या होगा? सर जी D से E में टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, बॉइलिंग या वेपराइजेशन, तो हीट एनर्जी इज इक्वल टू MLV। E से F में दोबारा क्या हो रहा है? E से F में दोबारा टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो HE इज इक्वल टू क्या? MC डेल्टा T। और अगर आप कहते हैं कि सर जी टेबल में जगह नहीं है, तो फिर एक काम करें, ग्राफ पे जाके लिखें। बताएं इस स्टेज में क्या हो रहा है? A से B MC डेल्टा T। यहां क्या हो रहा है? M इंटू L F। यहां क्या हो रहा है? MC डेल्टा T। यहां क्या हो रहा है? M इंटू L, बोलो भाई, LF या LV? LV। यहां क्या हो रहा होगा? MC डेल्टा T। जब जब टेम्परेचर राइज होगा उस सिचुएशन में, उस स्टेज पर क्या फॉर्मूला लगा? यहां टेम्परेचर राइज हुआ, MC डेल्टा T। यहां राइज हुआ, MC डेल्टा T। यहां राइज हुआ, MC डेल्टा T। यहां स्टेट चेंज हुई,
MLF, यहां स्टेट चेंज हुई MLV। किसी को मसला इस बात से? एनीवन? अब एक काम करते हैं, अब यही जो हीटिंग कर्व है जो कि किसके लिए थी, ये किसके लिए थी? उन सॉलिड्स के लिए जो क्या करते हैं, पहले मेल्ट करते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर बॉयल करते हैं। अब मैं यही हीटिंग कर्व बनाऊंगा किस सॉलिड के लिए? ऐसे सॉलिड के लिए जो सिर्फ क्या करता है, जो सिर्फ सबलाइम करता है। क्या करता है जी? वो मेल्ट नहीं होता। वैसे ऐसे सॉलिड्स के नाम बताएं, लिखे ना वहां पे। कहता जी ओनली अ वेरी फ्यू सॉलिड्स कैन सबलाइम। 3 एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। कौन कौन सी? पहले लिखी हुई है ड्राई आइस, पहले लिखी हुई क्या जी? ड्राई आइस इज कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरी ऑप्शन क्या लिखी हुई है? आयोडीन। तीसरी ऑप्शन क्या लिखी हुई है? अमोनियम क्लोराइड। क्या लिखा हुआ है जी? अमोनियम क्लोराइड। सो यू नो ये 3 ऑप्शंस हैं जो इनके सॉलिड्स क्या करते हैं सर जी, इनके सॉलिड्स जो हैं वो सबलाइन मतलब सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होते हैं। इनके लिए अगर हीटिंग कर्व बनाई गई तो अगले पेज पे जाएं, देखें क्या हेडिंग है। कहते जी ड्रॉ द हीटिंग कर्व फॉर क्या? फॉर आयोडीन दैट इज हीटेड फ्रॉम क्या? फ्रॉम रूम टेम्परेचर टू 50 डिग्री सी। और ब्रैकेट में लिख दीजिए 50 डिग्री सी आगे लिखें। वैसे एक बात बताएं, ड्रॉ द क्या? हीटिंग कर्व। अंडरलाइन द वर्ड हीटिंग कर्व, अंडरलाइन द वर्ड हीटिंग कर्व। फॉर व्हाट? फॉर आयोडीन। आयोडीन को अंडरलाइन करें। आयोडीन उस कैटेगरी में आता है ना, कौन सी कैटेगरी में? वो सबलाइम वाली कैटेगरी में। दैट इज हीटेड, अंडरलाइन हीटेड फ्रॉम रूम टेम्परेचर। ये रूम टेम्परेचर कितना होगा? रूम टेम्परेचर को अंडरलाइन करके लिखो 25 डिग्री सी। रूम टेम्परेचर को अंडरलाइन करके क्या लिखे जी? 25 डिग्री सी। टू व्हाट? टू 50। तो 50 तक लेके जाना है। 50 के आगे ब्रैकेट में लिखें द, जैसे होता है ना, एक होता है मेल्टिंग पॉइंट, एक होता है बॉइलिंग पॉइंट, एक होता है सब्लिमेशन पॉइंट। वैसे ग्राफ ऑलरेडी बना हुआ है, मुझे प्लीज देख के बताएंगे कि आयोडीन का सब्लिमेशन पॉइंट क्या है? हाँ जी 30, आई थिंक इट इज 32। तो काम करें, मैं समझता हूं कि आपको सवाल में बता देना चाहिए था उसको। क्या लिखे जी? द वेयर द सब्लिमेशन पॉइंट वेयर द S डॉट P ऑफ आयोडीन इज 32। वेयर द, जब सवाल जहां खत्म हो रहा है उसके आगे ब्रैकेट में लिखिए क्या? द सब्लिमेशन पॉइंट, द S डॉट P, द S डॉट P ऑफ क्या? द S डॉट P ऑफ क्या? ऑफ I2 इज क्या? इज 32 डिग्री सी। इस क्या? अच्छा, इस 32 डिग्री। अब देखिए इसका हीटिंग कर्व कैसे बना। सब्लिमेशन वाले के हीटिंग कर्व में एक्स कर्व में तो वही एक्स एक्सिस पर क्या होगा? व्हाट इज ऑन द एक्स एक्सिस? टाइम। टाइम इन, टाइम की यूनिट्स क्या लिखी है? डिग्री सी। टाइम, टाइम की यूनिट्स को चेंज करें जी, गलत लिखा हुआ है। टाइम के /s लिखें, डिग्री सी गलत है भाई, वहां से s करें उसको, सेकंड करें उसको, सेकंड करें। y एक्सिस पे क्या है? वहां पर टेम्परेचर है स्लैश, हाँ वहां डिग्री सी कर दें। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताएं, ये ओरिजिन है, ये कौन सा वाला जी? आपके पास यहां तो कुछ वैल्यू नहीं है। स्टार्ट कहां से करना है? ये 25 है, यहां कहीं 50 है, यहां कहीं क्या है जी? 32 है। एक बात बताएं, यहां एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएं जरा, डॉटेड वाली, क्योंकि 32 कौन था? 32 कौन था जी? S डॉट P। S डॉट P मतलब सब्लिमेशन पॉइंट। इस पॉइंट पर या इस टेम्परेचर पर क्या होगा? स्टेट चेंज होगी ना। तो अगर इस पॉइंट पर, इस टेम्परेचर पर स्टेट चेंज होगी तो यहां जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा? यहां का ग्राफ मस्ट बी, हमने कल नोट लिखा हुआ है कि जब भी स्टेट चेंज होती है ग्राफ मस्ट बी हॉरिजॉन्टल। तो क्या ग्राफ बनाऊं? स्टार्ट कहां से करें? 25 से। हीट किया आपने उसको, हीट करेंगे तो टेम्परेचर क्या होगा? राइज।
फिर क्या होगा, जब टेम्परेचर ज्यादा होते होते कहां चला जाएगा, किस पॉइंट तक, सब्लिमेशन पॉइंट तक। फिर क्या होगा, फिर टेम्परेचर चेंज, ग्राफ कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, स्टेट चेंज होगी। अब जब स्टेट चेंज हो गई फिर क्या होगा, फिर दोबारा टेम्परेचर राइज होगा। कब तक, जब तक बढ़ाना है। सवाल वाला क्या कह रहा है, कब तक बढ़ाना है, फ्रॉम रूम टेम्परेचर टू, तो आप 50 तक बना लें, अदरवाइज वो कहता है जी 50 से भी क्या करेगा, और हीट किया तो 50 से भी ऊपर चला जाएगा। तो आप यहां पे एक बात गौर से देखिए कि जब भी आपने जब पहले किसी सॉलिड को हीट किया था, नॉर्मल क्या बोलते हैं, बर्फ को हीट करेंगे तो उसके ग्राफ में 2 दफा हॉरिजॉन्टल आएगा। अगर ये ड्राई आइस का सवाल होता, किसका होता, मतलब किसी भी ऐसे मटेरियल का होता जिसने सब्लाइम करना था, तो उसके ग्राफ में कितनी दफा हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ओनली 1 हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। तो एक काम करेंगे, व्हेनेवर जब भी किसी ऐसे सॉलिड को जो कि सब्लाइम होता है उसको हीट किया जाए, देयर इज ऑलवेज क्या, देयर इज ओनली 1 हॉरिजॉन्टल लाइन इन द हीटिंग कर्व ऑफ दोस सॉलिड्स व्हिच कैन सब्लाइम। तो काम करेंगे, इसके आगे कहीं भी जगह बनाए एक नोट लिखें, देयर इज ऑलवेज, देयर इज ओनली 1 हॉरिजॉन्टल लाइन। ये ग्राफ के आगे जगह है ढेर सारी, ग्राफ के सामने भी जगह है, नीचे भी जगह है, बहुत सारी जगह है आगे पीछे। There is only 1 horizontal line. There is only 1 horizontal line. There is only 1 horizontal line in the heating curves. In the heating curve, there is only 1 horizontal line in the heating curve of क्या? In the heating curve of those solids that sublime. In the heating curves of those solids that sublime. क्या लिखा आपने जनाब साहब, there is only 1 horizontal line in क्या, in the heating curves of those solids that sublime। किसको मसला है इस बात से, और अगर sublime कोई नहीं करेगा तो उस सॉलिड के हीटिंग कर्व में कितनी हॉरिजॉन्टल लाइनें होंगी, 2 हॉरिजॉन्टल लाइनें होंगी। और हर हॉरिजॉन्टल लाइन किसको मेंशन करती है, क्या मेंशन करती है, स्टेट का बदलना मेंशन करती है। नॉर्मल सॉलिड हो तो पहली वाली हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर मेल्टिंग, दूसरी वाली हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर बॉइलिंग। सब्लाइम करने वाला सॉलिड हो तो साजी एक ही लाइन होगी, दैट विल बी फॉर सब्लिमेशन। किसी को मसला इस बात से। टेबल की तरफ अगर आप जाएं तो आपको टेबल में क्या क्या नजर आ रहा है, इसके टेबल में कौन कौन सी स्टेट्स हैं जी, ए से बी, बी से सी, सी से डी। बताएं जी ए से बी में क्या हो रहा है, ये आपकी स्टेज है और इसका टेम्परेचर को क्या हो रहा है और इसकी स्टेट को क्या हो रहा है। टेम्परेचर क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीजेस कहां से कहां, कहां से कहां, 25 से 32 तक। ये 32 कौन है, देखते हैं। स्टेट क्या हो रहा है, स्टेट सॉलिड है, स्टेट सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड है और इसका नाम क्या जी, सॉलिड आयोडीन है। अच्छा, बी से सी में क्या हो रहा है, बी से सी में टेम्परेचर को क्या है सर जी, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। क्या वैल्यू है उस टेम्परेचर की, हाँ जी, टेम्परेचर की वैल्यू है जनाब साहब 32, और जो 32 है वो क्या है, वो असल में S.P है, किसका, ऑफ I2 आयोडीन का। टेम्परेचर जब कांस्टेंट हो गया तो स्टेट क्या हो रही है, स्टेट हो रही है चेंज, स्टेट हो रही है जी क्या सर जी, स्टेट इज चेंजिंग। स्टेट जब चेंज हो रही है तो किधर से किधर जा रहा है, सॉलिड टू गैस जा रहा है। और इस सॉलिड टू गैस का आप नाम क्या रखते हैं, वी कॉल इट क्या, वी कॉल इट सब्लिमेशन। किसी को मसला इस बात से जी। फिर वंस अगेन क्या हुआ, एक दफा जब वो गैस बन गया है तो प्लीज बताएं सी से डी में क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीजेस कहां से कहां, फ्रॉम 32 टू 50, जहां तक आपने उसको हीट किया है। एंड यू नो स्टेट क्या है उसकी, अब स्टेट इज गैस, गैसियस क्या, गैसियस आयोडीन। तो आयोडीन या तो क्या होती है I2 सॉलिड होती है, इसे एक आम बताऊं आपको, आयोडीन का आपको पता फॉर्मूला क्या है, I2,
I2 कभी कभार कैसा होता है, I2 सॉलिड भी होता है और I2 गैसियस भी होता है। बाकी चले आयोडीन लिखे, I2 बाद में पढ़ाऊंगा कभी। ये भी आयोडीन है, ये भी आयोडीन है, लेकिन मुसीबत क्या है, 32 डिग्री से पहले कौन सी आयोडीन है? 32 डिग्री से पहले सॉलिड आयोडीन है, 32 डिग्री के बाद गैसियस आयोडीन है, और 32 डिग्री पर क्या हो रहा होगा सर जी? सब्लिमेशन हो रही होगी। यहां तक बच्चों अगर किसी के पास कोई सवाल है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन जी? जी बेटा। ग्लास में पानी रखते हैं, 2 दिन बाद देखें पानी कम होता है तो एक पेज पीछे चले जाएंगे। कहते हैं सर जी कहीं पे ग्लास में पानी डालें, पानी को डाल के कहीं रख दें और क्या करें, 2 दिन बाद पानी देखेंगे तो क्या होगा, पानी जो है वो कम हुआ होगा। ठीक है जनाब साहब। सुबह बारिश होती है, पानी आता है, शाम को नहीं, अगर ज्यादा बारिश हो जाए तो ज्यादा पानी आ जाता है। ठीक है, ये तो होता है बिल्कुल। अब भाई ने इस तरह के फार्मूले बताना छोड़ दिए, अब भाई और फार्मूले आजकल बना रहे हैं, लेकिन बहरहाल जो भी वो फार्मूले बना रहे हैं खड़े में जाए मेरी तरफ से। इस वक्त क्या बात हो रही है जी, क्या बात हो रही है? सुबह बारिश होती है तो रोडों पर पानी आता है, धूप आ जाए पानी उड़ जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इवेपोरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जो प्रोसेस हो रहा है क्या ये 100 डिग्री सेल्सियस पर हो रहा है? तो इसको बॉइलिंग तो नहीं कहूंगा ना। वो जो पानी किचन में उबाल रहे हैं हम, उबाल कर जो बुड़बुड़ करके वो जो 100 डिग्री पर पानी निकलता है, वो वाला प्रोसेस कुछ और है। और पड़े पड़े पानी का उड़ जाना, क्या करना जी? पड़े पड़े ही पानी का उड़ जाना, ये वाला प्रोसेस कुछ और है। हाँ, पानी उड़ जरूर रहा है। पानी लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है कब कब? या तो 100 डिग्री पर या किसी भी डिग्री पर। 100 डिग्री पर जब होता है उसको क्या कहते हैं हम? बॉइलिंग हो रही है। जब भी हो रहा होगा उसको क्या कहते हैं हम? इवेपोरेशन हो रही है। तो काम करें सर, आपका सवाल लेते हैं, यहां पे कुछ बना हुआ है, हम इसको पढ़ लेते हैं। क्या है? बस सर कुछ है, ओ लेवल में पढ़ा रहा हूं, ई फॉर इवेपोरेशन। बस वेपराइजेशन के पीछे उन्होंने क्या लगा दिया है? ई लगा दिया है। अब वो क्यों लगाया है? अंग्रेजी नहीं पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा सर? फिजिक्स पढ़ाऊंगा या केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। वो कहते हैं सर वो ई वेपराइजेशन के पीछे ई लगाया हुआ है, तो ई फॉर एक्सपोज्ड वेपराइजेशन। कहीं आपने ये लफ्ज निकाला होगा, क्या पता होगा, मुझे नहीं पता, मैं नहीं डिस्कस करना। मैंने कहा ना सर जी, मैं ओ लेवल में उतना ही बोलता हूं जितना बच्चों के कानों को अच्छा लगे। ठीक है, मैंने उससे ज्यादा बोलना है तो इन बेचारों को समझ आने में थोड़ी खराबी हो जाएगी, तो मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करूंगा कि व्हाट इज दिस ई फॉर। हाँ, वो असल में वहां बैठे गूगल शुगल इस्तेमाल करते रहते हैं, तो वो वहां उन्होंने टाइप किया होगा कि इवेपोरेशन में ई क्यों लगा दिया उन्होंने। कुछ जवाब दिया गूगल ने? नहीं, बस गूगल ने डायरेक्ट क्या जुमला बोला, तो छोड़ देना, फिर क्यों पूछते हैं आप मुझसे? गूगल के पास जवाब है, कोई नहीं मुझसे पूछना, मैं करूंगा ए लेवल में आपके सवाल का जवाब दूंगा सर। सुने जनाब साहब, क्या टॉपिक पढ़ा रहा हूं अभी? उस बच्चे ने कहा कि सर जी एक पानी तो वो है कि जिसको हम क्या करेंगे, चूल्हे पर रखकर बॉईल करेंगे और एक वक्त आएगा कि उसमें से बबल्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, वो पानी बर्स्ट करना स्टार्ट कर देगा। क्या होगा जी? उसमें से पानी में से पानी के बबल्स क्या करते हैं? बर्स्ट करना स्टार्ट करते हैं, और बहुत हाई टेम्परेचर होता है, वो 100 डिग्री सेल्सियस का वक्त होता है, और उसमें से जब बबल्स निकल रहे होते हैं तो हम उसको कहते हैं बॉइलिंग हो रही है। क्या हो रही है? क्या हो रही है जनाब साहब? बॉइलिंग हो रही है। ठीक है, लेकिन पानी वैसे ही रख दें, ना भी हीट करें, तो क्या होता है? उसके सरफेस के ऊपर से, हाँ अंदर से बबल्स नहीं निकलते, लेकिन क्या होता है, वो कहीं ना कहीं उसके सरफेस के ऊपर से कुछ ना कुछ पानी थोड़ा वेपर्स की शक्ल में शायद हमें नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा पानी उसमें से उड़ रहा होगा। वो जो सरफेस के ऊपर से थोड़ा थोड़ा पानी उड़ना है, उस उड़ने को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इवेपोरेशन। अब वो पानी क्यों उड़ता है और बबल्स वाला पानी क्यों उड़ता है, हाँ मैं ये जरूर पढ़ाऊंगा। मैं लफ्जों का तर्जुमा ऐसे सिखाऊंगा, मैं लफ्जों का तर्जुमा में ई के वर्ड का मीनिंग क्या है मैंने वो नहीं पढ़ाना, मैंने उस प्रोसेस का मीनिंग पढ़ाना है। तो उस प्रोसेस में, बॉइलिंग वाले प्रोसेस में
और इवेपोरेशन वाले प्रोसेस में क्या फर्क है, इस सवाल के लिए मैं आपको 2 ड्राइंग्स बना देता हूं, देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आपके पास जो वो बॉइलिंग और इवेपोरेशन वाला पेज है, उधर मैंने 2 कॉलम्स बनाए हुए हैं, और वहां अगर आप गौर करें क्या फर्क चल रहा है। एक तरफ आपने यहां पर चूल्हा लगाया हुआ है, ठीक है जी, उसमें से आग निकल रही है, और एक तरफ आपने बस पानी रखा हुआ है किसी बड़े से टब में, और कोई चूल्हा शूल्हा नहीं लगा हुआ, एंड बस यहां पे कहीं सूरज चमक रहा होगा। अच्छा, अब यहां जब आप इसको हीट देते हैं तो पार्टिकल्स उस हीट को अंदर से क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करते करते स्टेज 1 क्या होती होगी, टेम्परेचर बढ़ता होगा। टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते कहां जाता होगा, 100 डिग्री पे जाता होगा। तो अगर इधर मैंने कोई थर्मोमीटर रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, इधर अगर कोई थर्मोमीटर है तो क्या रीडिंग दे रहा होगा, क्या रीडिंग दे रहा होगा, प्लीज थर्मोमीटर को अंडरलाइन करिए। और वहां जो थर्मोमीटर की रीडिंग आ रही है, वहां जो थर्मोमीटर की रीडिंग आ रही है उस रीडिंग को लेके 100 डिग्री सी। इस टेम्परेचर पर क्या हो रहा है, इस टेम्परेचर पर आपको ना पानी के अंदर से क्या नजर आएगा, आपको पानी के अंदर से बबल्स बाहर की तरफ फटते हुए नजर आएंगे। इस टेम्परेचर पर, ऊंचा बोलिए, स्टीम, एग्जैक्टली, जिसको हम स्टीम बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी, यहां जब ये पानी के बबल्स बाहर निकलेंगे ना, इन बबल्स को जब बाहर आ जाएंगे तो क्या बोलेंगे हम, स्टीम बोलेंगे। यहां पानी था क्या, वाटर। वाटर के बीच में क्या पैदा हुए, एट द टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सी टेम्परेचर ने मजीद ऊपर जाना, खुद को क्या कर दिया, रोक दिया। तो ये टेम्परेचर है कौन सा, वैसे ये बॉइलिंग पॉइंट है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। व्हाट इज दिस वैल्यू, इट इज 100 डिग्री सी। यहां बॉइलिंग कैसे होती है, बॉइलिंग उबलने को कहते हैं, बबल्स के निकलने को कहते हैं। वो जो एक शोर मचा के पानी बुड़ 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 करके निकलता है, वो वाला निकलना है इस बॉइलिंग। एंड यहां जो खामोश काम हो रहा है, क्या खामोश काम हो रहा है, कोई इसको हीट शीट नहीं कर रहा। अगर आपने इसमें थर्मोमीटर रखा भी है, क्या टेम्परेचर है उस पर, रूम टेम्परेचर है, कितना है, कितना, 25 डिग्री सी। इधर वाले थर्मोमीटर पे लेके रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सी। इधर भी फिर भी क्या होता है, इधर भी कभी कभार इसके सरफेस के बबल्स नहीं बनते, क्या नहीं बनते, बबल्स नहीं, लेकिन सरफेस में से क्या होता है, सरफेस में से कुछ ना कुछ वेपर्स निकल, उनको ना स्टीम नहीं कहते, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं वेपर्स। हाँ, यहां भी वाटर है, यहां लिक्विड वाटर है, वहां क्या है, वहां वाटर वेपर्स हैं, जो कि किसी भी लम्हे पर, किसी भी टेम्परेचर पर सराउंडिंग्स में मौजूद एनर्जी की वजह से, बल्कि नहीं, सराउंडिंग में मौजूद एनर्जी की वजह से नहीं, अपने अंदर एनर्जी की वजह से क्या होगा, इस पानी के अंदर 100 डिग्री पर तो आपने क्या कर दिया, आपने कहा जी सारे का सारा पानी निकलेगा भी इसके अंदर से। लेकिन 25 डिग्री पर अगर सर्दियां आ जाएं तो सर्दियों में 25 डिग्री भी बड़ी गर्मी होती है जी। गर्मियों में हमें 25 डिग्री कम कहते हैं यार, शुक्र है सर 30-40 पर नहीं चला गया टेम्परेचर, 25 चल रहा है। लेकिन अगर सर्दियां चल रही हों और नॉर्मल टेम्परेचर हो 10 डिग्री या 12 डिग्री, तो आपको अगर हीटर लगाना पड़े या इन्वर्टर को यूज करके आपको कमरा हीट करना पड़े, तो आप किस टेम्परेचर तक हीट करेंगे, यही 25 तक हीट करने की कोशिश करेंगे। तो उस वक्त हमें क्या लगता है, सर बड़ी गर्म हवा आ रही है, क्या हो रहा है, तो 25 डिग्री का मतलब भी अच्छी खासी हीट है। 25 डिग्री पर भी क्या होता है, अच्छी खासी हीट होती है। ये तो हमारी फीलिंग है कि सर्दियों में हमारा जरा डिफरेंट फीलिंग है, तो गर्मियों में हमारा जरा डिफरेंट फीलिंग है। सर्दी आती है वो भी बर्दाश्त नहीं होती, गर्मी आती है वो भी बर्दाश्त नहीं होती। क्यों, वो सर्दी आती है तो बहुत नीचे चली जाती है, गर्मी आती है तो बहुत ऊपर चली जाती है, तो हमें कहीं ना कहीं दरमियान का टेम्परेचर चाहिए होता है। खैर बहरहाल, तो बताना बस ये चाहता हूं कि 25 डिग्री भी अगर होना तो अच्छी खासी हीट होती है। अच्छी खासी हीट का मतलब पार्टिकल्स के अंदर एनर्जी होती है। पार्टिकल्स के अंदर एनर्जी का मतलब ये है, पार्टिकल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। पार्टिकल्स के अंदर काइनेटिक, बच्चों सब सुनेंगे तो समझ आएगा। ये जिस तरह से आप लोग सोते हुए सुनते हैं ना मेरी बात, कख भी समझ नहीं आएगा आपको। प्लीज ध्यान दीजिए, जाग के बैठे सब। जब क्या होगा,
मैंने कहा था 25 डिग्री पर भी सब्सटेंस के अंदर क्या मौजूद है, हीट मौजूद है कि नहीं है ना। अगर हीट मौजूद है तो पार्टिकल्स के अंदर एनर्जी है, पार्टिकल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी है, पार्टिकल्स के अंदर मूवमेंट है, पार्टिकल्स के अंदर स्पीड है, पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। लेकिन लिक्विड में एक काम होता है, मूव किधर करते हैं विद इन द, अच्छा अब आपने मेरी बात गौर से सुनी बेटा। अगर मैं कहूं जी 2 पार्टिकल्स बताने हैं मैंने आपको, एक ये वाला और एक ये वाला। ये जो ये वाला पार्टिकल है जो पानी के काफी अंदर है, किधर है, पानी के काफी अंदर है, ये किधर मूव कर सकता है, या तो इधर विद इन द लिक्विड, या उधर विद इन द लिक्विड, या उधर विद इन द लिक्विड, या इधर विद इन द लिक्विड। इस जो बिल्कुल सरफेस वाला पार्टिकल है, किधर वाला, बिल्कुल टॉप सरफेस पर जो पार्टिकल है, ये किधर किधर मूव करता है। हाँ, करने को तो ये इधर भी कर सकता है, करने को ये उधर भी जा सकता है, जाने को ये नीचे, तो जाने को बेटा फिर ये ऊपर भी तो जा सकता है? ऊपर अगर निकल गया तो निकल गया है जी, तो लिक्विड से बाहर निकल जाएगा ये। तो देखें आपने क्या पढ़ा लिक्विड स्टेट में, पार्टिकल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू दी अदर, लेकिन हमने क्या था बट विद इन द लिक्विड। तो हमारी कोशिश होती है क्या हो, विद इन द लिक्विड हो। अब मुसीबत ये है कि जो पार्टिकल बिल्कुल सरफेस पर होगा, किधर होगा, जो पार्टिकल बिल्कुल सरफेस पर होगा, बिल्कुल बाउंड्री पर होगा, तो उसके क्या चांसेस हैं, वो बाहर भी जा सकता है। मसलन मैं अगर कहूं जी अभी कौन सी स्टेट है मेरी क्लास, सॉलिड स्टेट है, अभी तो मुझे कोई खतरा नहीं है आपसे, मतलब कोई मुझे मसला ही नहीं है, आपको कोई भी नहीं चेक कर रहा। जब आपको ब्रेक हो जाएगी तो आप किस स्टेट में होंगे, तो वैसे तो आपको इजाजत है मूव करें किधर, विद इन द लिक्विड, नीचे से ऊपर ऊपर, मतलब अकेडमी के अंदर अंदर मूव करें। लेकिन जो नीचे के दरवाजे के पास खड़ा हो गया उस पर हम सबकी नजर होती है, क्यों भाई, वो निकल भी सकता है? तो इधर जो ढेर सारे कैमरे लगे हुए हैं, वो ब्रेक के टाइम पे ना जो स्टाफ है वो कैमरे को आके देखना स्टार्ट कर देता है कि सर जी लिक्विड स्टेट में से कौन सा पार्टिकल है जो इवेपोरेट होना जा रहा है। हर रोज किसी न किसी को कोई ना कोई मस्ती है, कोई मुझसे छुप रहा होता है, कोई सरली से छुप रहा होता है, वो कहीं ना कहीं पकड़ पुतर हम लेते हैं। हाँ, लेकिन कभी कभार इवेपोरेशन को कौन रोक सकता है? आप पानी की इवेपोरेशन नहीं रुकती, तो आपकी इवेपोरेशन भी, अगर किसी का मूड खराब हो या तबीयत खराब हो या कोई ना कोई उसने 2 नंबरी करनी हो, तो वो उस कोशिश में होता है कि सर जी आप जाएं वापस क्लास में, मैं जा रहा हूँ नीचे। जब मैं पकड़ता हूँ, हाँ तो सर मैं तो पानी पी रहा था, सर मैं तो नीचे बस ये सर कुछ कर रहा था। भाई पानी का टब ऊपर भी लगा हुआ है, पानी की बोतल ऊपर ही पड़ी हुई है, तो बैग पकड़ कर वापस नीचे आ गया। सर बस मैं यहीं पर था, ठीक है सर, मैं नीचे से आइसक्रीम खाने जा रहा था। हाँ, तो ये बंदा हम बड़ा पकड़ते हैं कि भाई तू आइसक्रीम खाने जा रहा तो वापस आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो जो सरफेस वाला पार्टिकल है ना, उसको क्या होता है, छुट्टी मिले ना मिले, वो निकलने के चक्कर में है। तो यहां पर भी क्या हो रहा है, वैसे जो विद इन द एकेडमी है वो ठीक है, चल रहा है, मूव कर रहा है हर तरफ। लिक्विड स्टेट का जो सरफेस वाला पार्टिकल है जो बिल्कुल बाउंड्री पर है, इट कैन एस्केप द सरफेस ऑफ द लिक्विड। और इसके एस्केप को क्या बोलते हैं, व्हेन इट एस्केप्स, इसको या तो जब आप एस्केप करेंगे तो उसको बोलेंगे बंक मारा है आपने, है जी, फुटा मारा है आपने, ठीक है, धोखा दिया है आपने, ठीक है। और जो भी आपने किया है तो उसकी अगर पकड़ेंगे तो पता नहीं जो भी सजा होगी तो होगी। यहां ये जो पार्टिकल फुटा मार जाता है, ठीक है, सरफेस को, ये इट एस्केप्स द लिक्विड, इस फुटा मारने को क्या कहते हैं, इवेपोरेशन।